गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम दिष्ट ग्राफ की स्टडी कर रहे थे और हमने दिष्ट ग्राफ में किसी शीर्ष की बाह्य कोटि और अंत्य कोटि की स्टडी की थी और थ्योरम्स भी पढ़ी थी कि ग्राफ में हमेशा विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव सम होती है। और भी हमने कई प्रकार की स्टडी की थी, नल ग्राफ की स्टडी की थी। हमेशा कोई भी ग्राफ होता है उसमें बाह्य जो शीर्ष है उनकी बाह्य कोटियों का योगफल शीर्षों की अंत्य कोटियों के योगफल के बराबर होता है और वो कोरों की संख्या के बराबर होता है। तो एक बार पीछे वाली क्लास जो आपकी यूट्यूब पर भी है और ऐप पर तो आपकी क्लासेज अपन अपलोड कर रहे हैं, साथ के साथ दोनों जगह आपको ये क्लासेज मिलेंगी। ये मान के चलो कि जो आज वाली क्लास है वो यूट्यूब की लास्ट क्लास रहेगी। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ऐप को परचेज नहीं किया है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ से फोटोन क्लासेज ऐप का लिंक दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ फिजिक्स और मैथ का तो कोर्स आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ में। और फिजिक्स अकेले का है 750 और मैथ्स अकेले का 750 का है। कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा यहाँ फिजिक्स और मैथ्स दोनों का। जैसा हम अब चाहे फिजिक्स वाले सर पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको कंप्लीट कोर्स ऐसे ही करवाया जाएगा। आपको एक एक चीज के आपको क्या बनवाए जाएंगे, नोट्स वगैरह। तो इन चीजों की आप टेंशन करना मत। एक बार आराम से आपने देख लिया कि सर कैसा क्या पढ़ाते हैं, वो आप देख चुके, पता लग जाता है। देखो, और हमारे को आज पढ़ाते हुए बीएससी वालों को 9 साल है, 9 साल हो गए आज। तो इन चीज़ों की टेंशन करना मत, हमारे लिए तो ये बार बार रिवाइज होने वाली बातें हैं, तो हमारे लिए तो नॉर्मल सी बातें हैं। लेकिन आप फर्स्ट बार पढ़ोगे तो आपके लिए तो नई चीज़ है, तो आपको तो इसको गहनता से पढ़ना पड़ेगा। तो हम अपने तरीके से इसके बेस्ट नोट्स बनवाएंगे आपके लिए। आप तो नोट्स को बना लेना और जल्दी में एक वीडियो आपके लिए पेपर वगैरह कैसे आएगा आपका एग्जाम, मान के चलो आपकी 15 दिसंबर के आसपास एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो आप जल्दी से जल्दी आप ऐप को क्या कीजिए, देखो अपने को डिस्काउंट की भी आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी डिस्काउंट वाला ही प्राइस है, नॉर्मल प्राइस है 1000 रुपीज। फिजिक्स की भी नॉर्मल है, ऐसे नहीं कि सर डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट यही है बेटा, अपने जानते नहीं बाद में डिस्काउंट वगैरह, हमने जो डिस्काउंट देना था वो पहले ही दे दिया। एक मिनिमम चार्ज रखा है हमने, तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो आज हम थोड़ा सा देखो तो पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था उससे आगे की स्टडी करते हैं। अब ये यूनिट नंबर कौन सी चल रही है, सेकंड चल रही है यूनिट आपकी। पेपर आपके कौन सा है, पेपर एक ही लगेगा, सेमेस्टर प्रणाली है आपके। मैथ का भी एक लगेगा, फिजिक्स का भी एक लगेगा, केमिस्ट्री का भी एक भी। जो आपके मैथ्स का पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट में वो चल रहा है और 4 यूनिट आएंगी। इसकी कौन सी यूनिट चल रही है, आपके सेकंड यूनिट चल रही है। देखो अपने टॉपिक कौन सा चल रहा है, पिछली क्लास में हमने डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में पढ़ लिया था। दिष्ट ग्राफ में हमने किसी शीर्ष की बाह्य कोटि कैसे निकालते हैं, अंत्य कोटि कैसे निकालते हैं, दिष्ट ग्राफ में समांतर कोरे क्या होती है, दिष्ट ग्राफ में पास क्या होती है, उनकी स्टडी भी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे सरल दिष्ट ग्राफ के बारे में। तो देखिए ऐसा दिष्ट ग्राफ क्या होता है, सरल दिष्ट ग्राफ, ऐसा दिष्ट ग्राफ डी बराबर वीई जिसमें समांतर दिष्ट कोरे समांतर दिष्ट कोरे तथा पास विद्यमान नहीं होती है, सरल दिष्ट ग्राफ कहलाता है। देखो हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कैसा ही बना लो, हमने ये डायग्राम बना दिया। देखो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। ये आपके पास E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है। ये क्या है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्शन दे रखा है। इसमें आपको दिखेगा सर समांतर कोरे भी विद्यमान नहीं है और लूप और पास भी विद्यमान नहीं है। ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, सरल दिष्ट ग्राफ कहते हैं। समांतर कोरे आप समझ गए दिष्ट ग्राफ में कैसी होती हैं, एक से अधिक ऐसी कोरे जिनके आदि शीर्ष भी क्या हो, परस्पर समान हो। जैसे E1
E2 E3 है वो परस्पर समांतर कोरे कब होती है? जब E2 और E3 के आदि शीर्ष भी समान होते और अंतस्थ भी समान होते। यहाँ आदि शीर्ष तो समान है, दोनों का V1 है, लेकिन दोनों के अंतस्थ शीर्ष समान नहीं है, क्योंकि इसका V2 है और इसका क्या है, V4 है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि सर न तो कोई समांतर कोर है। समांतर कोर की परिभाषा पढ़नी है, पीछे वाला एक वीडियो जो आपके यूट्यूब पर है, ऐप पर भी है, वहां से आप देख सकते हो कि समांतर कोर क्या होती है, तो वहां से देखना। तो इसमें समांतर कोर भी नहीं है और लूप और पास भी नहीं है। तो ये कैसा ग्राफ है, ये सरल दिष्ट ग्राफ आपके पास है। इसके बाद हम बात करेंगे सममित दिष्ट ग्राफ की, सिमेट्रिक डायरेक्टेड ग्राफ। सिमेट्रिक डायरेक्टेड ग्राफ। लिख देना ऐसा दिष्ट ग्राफ। ऐसा दिष्ट ग्राफ जिसके प्रत्येक दो शीर्षों के मध्य, या वैसे हम बात करें घुमा देते हैं, ऐसा दिष्ट ग्राफ D बराबर VE जिसमें यदि शीर्षों, थोड़ा सा बारीकी कर लेते हैं तो ऐसा दिष्ट ग्राफ पे D बराबर VE जिसमें यदि शीर्षों VI तथा VJ के मध्य VI तथा VJ के मध्य दिष्ट कोर विद्यमान है तो शीर्षों VJ तथा VI के मध्य भी दिष्ट कोर विद्यमान होनी चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। ऐसा दिष्ट ग्राफ D बराबर V जिसमें यदि शीर्षों VI तथा VJ के मध्य दिष्ट कोर विद्यमान है तो शीर्षों VJ और VI के मध्य भी क्या होनी चाहिए, दिष्ट कोर विद्यमान होनी चाहिए। सममित दिष्ट ग्राफ कहलाता है। सममित दिष्ट ग्राफ कहलाता है। और एक लाइन और लिख देना आप इसमें, ऐसा सरल और लिखना बेटा। सममित दिष्ट ग्राफ हमेशा ये भी होता है, वो क्या होता है, सरल दिष्ट ग्राफ होता है, उसमें समांतर कोरे भी नहीं होती और पास भी नहीं होता। तो ऐसा सरल दिष्ट ग्राफ पे जिसमें यदि शीर्षों VI तथा VJ के मध्य क्या है, दिष्ट कोर विद्यमान है, तो शीर्षों VJ और VI के मध्य भी क्या होनी चाहिए, दिष्ट कोर विद्यमान होनी चाहिए। सममित दिष्ट ग्राफ कहलाता है। जैसे हमने डायग्राम बना दिया, ये देखो, जैसे V1 और V2 है, इनके बीच में कोर है, तो V2 V1 के बीच में भी क्या होनी चाहिए, कोर होनी चाहिए। जैसे यहां हम बात करें V1 और V3 के बीच कोर है, तो किसके बीच कोर होनी चाहिए, V3 और V1 के बीच भी। जैसे हम बात करें, ले लीजिए आप, जैसे किधर भी आप V1 V2 V3 V4, ये ग्राफ कैसा आपके पास से, नाम दे दीजिए कुछ भी आप पे, स्मॉल E1, स्मॉल E2, स्मॉल E3, स्मॉल E4, स्मॉल E5 और स्मॉल E6, E7 और E8।
यहाँ देखो कोई भी दो शीर्ष देख लो, जैसे आपके पास V1 V2 के बीच कोर है तो V2 V1 के बीच भी क्या होनी चाहिए, कोर रहनी चाहिए। तो सममित नाम से लग रहा है। सममित, आप सममित संबंध पढ़ते थे आप। सममित संबंध क्या होता था कि ए बी आर में है तो बी ए भी किस में होनी चाहिए, बी ए भी आर में होना चाहिए। तो वही बात है कि जैसे V2 यहाँ V2 V4 के बीच कोर है तो फिर V4 V2 के बीच भी क्या होनी चाहिए, कोर होनी चाहिए। ऐसा सरल दिष्ट ग्राफ क्या कहलाता है, सममित दिष्ट ग्राफ कहलाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सममित नाम से लग रहा है कि सर सममित संबंध हम पढ़ते थे कि ए बी आर में है तो बी ए किस में होना चाहिए, आर में। ये पढ़ते थे आप सममित। संक्रामक पढ़ते थे आप कि ए बी आर में है, बी सी आर में है तो ए सी भी किस में होना चाहिए, आर में। कोई बात है, सममित नाम से ही बताया कि V1 V3 के बीच कोर है तो फिर V3 V1 के बीच भी क्या होनी चाहिए, दिष्ट कोर होनी चाहिए। ऐसा दिष्ट ग्राफ क्या कहलाता है, ऐसा सरल दिष्ट ग्राफ क्या कहलाता है, सममित दिष्ट ग्राफ कहलाता है। लिख दोगे आराम से। देखो आगे अपनी परिभाषा कौन सी दे रखी है, प्रतिसम्मित दिष्ट ग्राफ की दे रखी है। एंटी सिमेट्रिक वाली देखो, एंटी सिमेट्रिक डायरेक्टेड ग्राफ, प्रतिसम्मित दिष्ट ग्राफ। लिख देना कि ऐसा दिष्ट ग्राफ, ऐसा दिष्ट ग्राफ पे D बराबर VE, जिसके प्रत्येक दो शीर्षों के मध्य, प्रत्येक दो शीर्षों के मध्य दो शीर्षों के मध्य अधिक से अधिक एक दिष्ट कोर विद्यमान हो, अधिक से अधिक एक दिष्ट कोर विद्यमान हो। प्रतिसम्मित दिष्ट ग्राफ कहलाता है, प्रतिसम्मित दिष्ट ग्राफ कहलाता है। देखो अधिक से अधिक अर्थ होता है न भी है तो भी काम चल जाएगा, न भी है तो भी कोर काम में चल जाएगा। जैसे ये आपके पास से देखो V1 है, ये V2 है, ये क्या है V3 है, ये क्या है V4 है। ये कैसा ग्राफ आप देखते बता देंगे सर ये एंटी सिमेट्रिक है। ये देखो यहाँ प्रत्येक दो शीर्षों के मध्य अधिक से अधिक क्या है, एक दिष्ट कोर है। एक ही खींचनी है आपको, न भी है कोई, जैसे V2 V4 के बीच आपके पास से कोई शीर्ष हो, जैसे V5 ले लूं, V2 V5 के बीच न भी है तो भी चल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिक से अधिक कितनी दिष्ट कोर होनी चाहिए, एक दिष्ट कोर होनी चाहिए। वैसे देखो मैं प्रतिसम्मित की बात करूं, आप प्रतिसम्मित संबंध के बारे में पढ़ते थे आप, इसके बारे में पढ़ते थे आप, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। मैं आपसे पूछूं कि प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है तो आप मेरे को बताओगे सर प्रतिसम्मित संबंध होता है, जैसे कोई भी संबंध आर है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब कहलाएगा, तो आप बोलोगे जैसे ए बी आर में है और बी सी आर में है तो ए सी भी किस में होना चाहिए, आपके पास आर में होना चाहिए। ए सी भी किस में होना चाहिए, सॉरी ये तो हमने किसकी बता दी, ट्रांजिटिव की बता दी, संक्रामक की। बाजी कर रहे थोड़ा सा बेटा, लो बेटा एंटी सिमेट्रिक क्या होता है कि ए बी आर में है और बी ए आर में है तो ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए आपके पास। यही होता था कि कोई भी संबंध हो वो प्रतिसम्मित संबंध कब कहलाएगा, यदि ए बी आर में है बी आर में है तो ए बराबर क्या होना चाहिए, बी। तो वही है जैसे V1 V3 के बीच कोर है तो फिर V3 V1 के बीच कोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर V1 बराबर क्या होना चाहिए, फिर V3 जो हो नहीं सकता क्योंकि V1 यहाँ है V3 यहाँ है, तो प्रतिसम्मित काम आएगा नहीं। नॉर्मल आपकी एक परिभाषा है जो आपको क्या करनी है बेटा, याद करनी है ना। और अधिक से अधिक क्या आनी चाहिए, दो शीर्षों के बीच एक ही दिष्ट कोर आनी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि एक से ज्यादा लेते ही दिक्कत हो जाएगी यहाँ। क्योंकि जैसे V1 V3 के बीच आ गई, फिर V3 V1 के बीच भी आ गई, तो फिर V1 बराबर क्या, जैसे ए बी आर में है बी आर में है तो ए बराबर क्या होना चाहिए, बी। यदि मान लीजिए जैसे मैं बात करूं ए बराबर मैंने कोई ले लिया 1 2 3 4 और 5
और इस समुच्चय पर परिभाषित मैंने एक संबंध ले लिया 2 5। मैं आपसे पूछूं कि क्या ये प्रतिसमित है क्या, तो आप आंसर दोगे हाँ सर ये प्रतिसमित है, क्योंकि प्रतिसमित में क्या होता है कि ए बी आर में है और बी आर में है, तब ए बराबर बी होना चाहिए। यहाँ ए बी है, बी ए नहीं है, तो ए बराबर बी को भी हम नहीं देखेंगे। जैसे मैं R2 ले लूं, मान लीजिए मैंने 2 5 भी ले लिया और 5 2 भी ले लिया। अब मेरे को बताओ, आप बोलोगे सर अब ये है ना एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अब ए बी भी आर में है 2 5 और इसका उल्टा बी ए 5 2 भी आर में है, R2 है उसमें, तो 2 बराबर 5 होना चाहिए, वो नहीं होता। हम 2 बराबर 5 कहां से होता है, तो सर ये अभी एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो वही बात है, ओनली एक कोर खींचनी है आपको दो शीर्षों के बीच। ऐसे दिष्ट ग्राफ को क्या कहते हैं, प्रतिसमित दिष्ट ग्राफ कहते हैं। आगे देखो आपकी कौन सी परिभाषाएं दे रखी हैं। आगे देखो आपके ये दिष्ट ग्राफ में क्या दे रखी है, प्रत्येक शीर्ष की। देखो पूर्ण दिष्ट ग्राफ में जब पूर्ण ग्राफ पढ़ाऊंगा तब उसके साथ पढ़ाऊंगा ये चीज समझा के, क्योंकि अभी थोड़ा रटाने वाली बात हो जाएगी। इसके आगे दे रखा है कि शीर्षों की बाह्य कोटियां और अंत्य कोटियां। तो आप जानते हैं सर कि शीर्षों की बाह्य कोटियां क्या होती है, अंत्य कोटियां क्या होती है। एक देखो आपके पास से दिष्ट ग्राफ में भी क्या होता है, व्युक्त शीर्ष होता है। तो मैं समझा दूं इन चीजों को। अदिष्ट ग्राफ में तो आपने समझा था कि व्युक्त शीर्ष क्या होता है, जिसकी कोटि क्या होती है, शून्य। दिष्ट ग्राफ में क्या होता है, लिख देना दिष्ट ग्राफ डी बराबर वी में कोई शीर्ष स्मॉल वी व्युक्त शीर्ष कहलाएगा। आइसोलेटेड वर्टेक्स इन डायरेक्टेड ग्राफ, दिष्ट ग्राफ डी बराबर वी में कोई शीर्ष वी है वो व्युक्त शीर्ष कहलाएगा। यदि शीर्ष वी की बाह्य कोटि और अंत्य कोटि का योग कितना होना चाहिए, शून्य हो आपके पास। बात समझ में आ गई। तो जैसे आपके पास ये हमने डायग्राम बना लिया V1 V2 V3 और यहाँ V4 ले लिया हमने, ये डायरेक्शन ले ली हमने। अब यहाँ जो V4 है ये क्या है, व्युक्त शीर्ष है, क्योंकि V4 की बाह्य कोटि निकालेंगे तो V4 से कोई कोर नहीं जा रही, तो V4 की बाह्य कोटि 0। V4 पे कोई कोर समाप्त नहीं हो रही, तो V4 की अंत्य कोटि भी 0। तो यहाँ हम निकालेंगे V4 की बाह्य कोटि और अंत्य कोटि का योग निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो V4 कैसा है, व्युक्त शीर्ष आपके पास। V4 कैसा शीर्ष है। दिष्ट ग्राफ में बाह्य कोटि और अंत्य कोटि का योग देखते हैं, ध्यान रखना। अदिष्ट ग्राफ में तो सिंपल था, आपको पता है जो लिखा रखा है मैंने पहले। इसी प्रकार हम बात करें दिष्ट ग्राफ में क्या होता है, निलंबी शीर्ष। पेंडेंट वर्टिक्स इन डायरेक्टेड ग्राफ, दिष्ट ग्राफ में निलंबी शीर्ष। वो लिख देना कि दिष्ट ग्राफ डी बराबर वी में दिष्ट ग्राफ डी बराबर वी में कोई शीर्ष स्मॉल वी, दिष्ट ग्राफ डी बराबर वी में कोई शीर्ष स्मॉल वी निलंबी शीर्ष कहलाएगा। यदि वही आपको क्या करना है, एक तो V1 की क्या निकालनी है, बाह्य कोटि, एक V1 की आपको क्या निकालनी है, अंत्य कोटि। दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। तो दिष्ट ग्राफ डी बराबर वी में कोई शीर्ष वी है वो निलंबी शीर्ष कब कहलाएगा, यदि बाह्य कोटि और अंत्य कोटि का योग किसके बराबर हो, आपके पास 1 के बराबर हो। कोई भी डायग्राम बना लीजिए, जैसे हमने ये बना लिया, यहाँ V1 है, ये V2 है, ये क्या आपके पास V3 है। ये हमने डायरेक्शन ले लिए, E1 कोर है, ये E2 कोर है। हम बात करें V2 की बाह्य कोटि क्या है, तो आप बोलोगे सर V2 की बाह्य कोटि उस शीर्ष से जाने वाली कोरों की संख्या होती है, कोई कोर नहीं जा रही V2 से। V2 की अंत्य कोटि क्या है, समाप्त होने वाली कोरों की संख्या, एक कोर समाप्त हो रही है V2 पे। तो यहाँ हम बात करें डिग्री ऑफ प्लस V2
प्लस डिग्री ऑफ माइनस V2 कितना आपके पास 1 है। तो V2 क्या है, निलंबित शीर्ष आपके पास। इसी प्रकार V3 की हम बात करें, V3 की बाह्य कोटि कितनी है। आप बोलोगे सर बाह्य कोटि तो 1 है क्योंकि V3 से जाने वाली कोरों की संख्या, और V3 की अंत्य कोटि कितनी है, 0 है आपके पास। V3 पर आने वाली कोरों की संख्या वो कितनी है आपके पास। V3 की अंत्य कोटि क्या होती है, V3 पर समाप्त होने वाली कोरों की संख्या। एक भी कोर समाप्त नहीं हो रही तो V3 की अंत्य कोटि क्या है, 0 है बेटा। और हम डिग्री ऑफ प्लस V3 और डिग्री ऑफ माइनस V3 दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां ध्यान रखना, बोल के बता देता हूं मैं। इस ग्राफ में एक तो V2 और एक V3 कैसे शीर्ष है, निलंबित शीर्ष है। V1 की हमें पता है सर बाह्य कोटि भी 1 है, अंत्य कोटि भी 1 है। तो डिग्री प्लस V1 प्लस डिग्री माइनस V1 निकालेंगे तो 2 आएगा। वो V1 निलंबित शीर्ष नहीं है, यानी निलंबित शीर्ष कौन से हैं, पेंडेंट वर्टेक्स कौन से हैं, V2 और V3 है आपके पास। ओके, देखो इसके आगे टॉपिक देखो आप, कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं बेटा कि अदिष्ट ग्राफ दे रखा है, उसमें शीर्षों की संख्या ये सब समझा चुकी है। अदिष्ट ग्राफ में शीर्षों की कोटियां निकाल रखा है, तो वो सभी प्यारे विद्यार्थियों को वो बातें आती हैं। आगे एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैं बोल के बताता हूँ। सभी के पास वैसे बुक्स होगी, उसका एग्जाम्पल है 5वें चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें एक एग्जाम्पल है 5.6.4। क्या ऐसा सरल ग्राफ संभव है जिसमें शीर्षों की संख्या 7 है और प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी है, 3 है, सॉरी बेटा। एक चीज याद रखना, मैंने एक थ्योरम लिखाई थी आपको कि कोई भी ग्राफ होता है ना, उसमें शीर्षों की कोटियों का योगफल हमेशा कोरों की संख्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। अब यहां शीर्ष कितने हैं, 7, और प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी है, 3 है। तो शीर्षों की कोटियों का योगफल कितना आएगा, 21। बेटा हमेशा यहां देखो, शीर्षों की कोटियों का योगफल हमेशा 2e होता है। e क्या होती है, कोरों की संख्या। तो e का मान ऐसे होता है 0 1 2 3 ऐसे। तो e का मान 0 लें, 1 लें, 2 लें, हमेशा 2e का मान कैसा आएगा, सम। कहने का कोई भी ग्राफ है उसमें शीर्षों की कोटियों का योगफल हमेशा कैसा आता है, सम आता है। लेकिन यहाँ तो 7 शीर्ष हैं और प्रत्येक शीर्ष की कोटि 3 बता रहा है ये, तो शीर्षों की कोटियों का योगफल 21 आ गया, जो एक विषम संख्या है। तो ऐसा ग्राफ संभव नहीं होगा क्योंकि यहाँ शीर्षों की कोटियों का योगफल क्या आ रहा है, एक विषम संख्या आ रहा है 21। तो संभव नहीं है क्योंकि ग्राफ में हमेशा शीर्षों की कोटियों का योगफल हमेशा क्या होता है, एक सम संख्या होता है। ऐसा शीर्ष संभव नहीं है, ऐसा ग्राफ संभव नहीं है जिसमें 7 शीर्षों और प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या हो, 3 हो। आप बना के देखना, ऐसा ग्राफ नहीं बन पाएगा। आगे देखो फिर आप, आगे बोल रहा है कि यदि किसी ग्राफ में 7 शीर्ष हैं और प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या है, 4 है, तो ग्राफ में कुल कितनी कोरे होंगे आपके पास। एक एग्जाम्पल दे रखा है, दोबारा बोल देता हूं मैं क्या दे रखा है। यदि किसी ग्राफ में 7 शीर्ष हैं तथा प्रत्येक शीर्ष की कोटि 4 है, तो ग्राफ में कुल कितनी कोरे होंगी। तो मैंने मान लिया कि ग्राफ में कोरों की संख्या कितनी है, ई है आपके पास। वो ग्राफ मैंने क्या मान लिया, जी बराबर वी ई मान लिया, और उसमें मैंने मान लिया कि कुल कोरों की संख्या मेरे को पूछ रहा है। मैंने कोरों की संख्या कितनी मान ली, मेरे को नहीं पता, तो मैंने ई मान ली, स्मॉल ई। लिख देना वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि बेटा, आप क्या जानते हो, कोई भी ग्राफ होता है उसमें शीर्षों की कोटियों का योगफल हमेशा कोरों की संख्या का क्या होता है, 2 गुना। तो एक बात बताओ, शीर्ष कितने हैं यहाँ। आप बोलोगे सर यहाँ शीर्ष है आपके पास 7 और प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी है, 4। तो इस शीर्षों की कोटियों का योगफल ये हो गया बेटा, और वो किसके बराबर होता है, 2e के बराबर होता है। 28 आ गया, यहाँ से 2e आ गया, तो e बराबर कितना आ गया आपके पास से, 28 में 2 का भाग दे लोगे आप, 14 आ जाएगा। कितनी कोरे होंगी, 14 कोरे होंगी आपके पास। ओके बेटा, आगे 5.6.6 एग्जाम्पल दे रखा है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी देखो, बुक्स जरूर लेके आना, ध्यान रखना। उसमें डायग्राम्स बना रखा है और उसमें बोल रखा है कि आप ये सिद्ध करो कि कोई भी ग्राफ है उसमें शीर्षों की बाह्य कोटियों का योगफल शीर्षों की अंत्य कोटियों के योगफल के बराबर होता है, जो हम पहले ही प्रूव करवा चुके हैं। कोई भी ग्राफ है उसमें आप सभी शीर्षों की क्या निकालो, उस ग्राफ के सभी शीर्षों की बाह्य कोटि निकालो, और फिर सभी शीर्षों की आप क्या निकालो, अंत्य कोटि। उनको जोड़ो, आप बाह्य कोटियों को जोड़ो और अंत्य कोटियों
वो जोड़ो आप। तो बाह्य कोटियों का योगफल हमेशा किसके बराबर आएगा? अंत्य कोटियों के योगफल के बराबर आता है। और वो किनके बराबर होता है? कोरों की संख्या के बराबर। अब देखो हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियमित ग्राफ, रेगुलर ग्राफ पढ़ेंगे सबसे पहले हम। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 मैं ग्राफों के बारे में पढ़ाऊंगा अभी आपको, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। देखो हम बात करेंगे रेगुलर ग्राफ की, नियमित ग्राफ की बात करेंगे हम। लिख देना ऐसा ग्राफ पे, ऐसा सरल ग्राफ। तो नियमित ग्राफ होने के लिए क्या होना जरूरी है? सबसे पहले तो उसका सरल ग्राफ होना जरूरी है। ऐसा सरल ग्राफ पे जी बराबर वी ई, जिसके प्रत्येक शीर्ष की कोटि, जिसके प्रत्येक शीर्ष की कोटि ऐसा सरल ग्राफ जी बराबर वी ई, जिसके प्रत्येक शीर्ष की कोटि एक समान होती है, नियमित ग्राफ कहलाता है। नियमित ग्राफ कहलाता है। थोड़ा सा और लिख देना, यदि ग्राफ, यदि नियमित ग्राफ पे, यदि वैसे लिख दीजिए सरल ग्राफ पे जी बराबर वी ई के प्रत्येक शीर्ष की कोटि, प्रत्येक शीर्ष की कोटि के हो तो उसे के नियमित ग्राफ कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे हम बात करें, कुछ मैं डायग्राम बना लेता हूं। जैसे मैंने ये डायग्राम बना दिया, आप बोलोगे सर ये सरल ग्राफ है क्या? आप बोलोगे सर हाँ है, ये सरल ग्राफ क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो ये न तो समांतर कोरे है, न ही लूप और पास है, तो सरल ग्राफ है। और यहाँ प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या है? 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? 2 नियमित ग्राफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा वैसे? 2 नियमित ग्राफ, क्योंकि यहाँ प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी है? 2 है, तो इसे क्या नाम देंगे? 2 नियमित ग्राफ। बात समझ में आ गई होगी, नियमित ग्राफ क्या होता है। और हम बात कर लें, हमने एक डायग्राम और बना दिया, इसी प्रकार बना देते हैं, रेक्टेंगुलर ही बना देते हैं। लो ये हमने ले लिया, ये क्या है? V1 है, ये क्या है? V2, ये V3 है, ये क्या है? V4 है। ये क्या होगा आपके पास? ये होगा त्रिनियमित ग्राफ। क्योंकि ये भी सरल ग्राफ तो है, क्योंकि इसमें समांतर कोरे भी नहीं है। जानते हैं सभी प्यारे विद्यार्थी समांतर कोरे क्या होती हैं, और पास भी नहीं है, तो ये सरल ग्राफ है। यहाँ प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या है? 3-3 है। ये शीर्ष नहीं है, बीच में कहीं कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या है? 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? 3 नियमित ग्राफ कहलाएगा आपके पास। देखो इसके बाद हम बात करें कंप्लीट ग्राफ की, बात करते हैं। कंप्लीट ग्राफ, पूर्ण ग्राफ, इसकी परिभाषा लिखिए, ऐसा सरल ग्राफ, ऐसा सरल ग्राफ पे जी बराबर वी ई, जिसके प्रत्येक 2 शीर्षों के मध्य, इसके प्रत्येक 2 शीर्षों के मध्य
ऐसा सरल ग्राफ G बराबर V जिसके प्रत्येक दो शीर्षों के मध्य केवल और केवल एक कोर विद्यमान हो। ऐसा सरल ग्राफ पे G बराबर VE जिसके प्रत्येक दो शीर्षों के मध्य केवल और केवल एक कोर विद्यमान हो, कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। तो केवल और केवल एक का अर्थ क्या होता है? न एक से कम और न एक से ज्यादा, एक होना जरूरी है। और प्रत्येक दो शीर्षों के बीच एक और होना जरूरी है बेटा। ऐसे सरल ग्राफ को क्या कहेंगे हम? कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। थोड़ा सा मैं और लिखा देता हूं, फिर डायग्राम के द्वारा आपको समझा देंगे। NOT लगा दीजिए आप भी। n शीर्षों वाले कंप्लीट ग्राफ को n शीर्षों वाले पूर्ण ग्राफ को Kn से लिखा जाता है। n शीर्षों वाले कंप्लीट ग्राफ को किससे लिखा जाता है? Kn से लिखा जाता है। फिर कंप्लीट जो पूर्ण ग्राफ Kn होता है, पूर्ण ग्राफ Kn में कोरों की संख्या n-1/2 होती है। आपके पास n-1 है, n-1/2 होती है। एक बात और लिख लीजिए, जो कंप्लीट ग्राफ होता है Kn, जो कंप्लीट ग्राफ होता है Kn, कंप्लीट ग्राफ Kn को n-1 नियमित ग्राफ भी कहते हैं। तो देखो ये है बेटा, सबसे पहले कंप्लीट ग्राफ, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है ये, आगे आपके काम भी आएगा कंप्लीट ग्राफ वगैरह। तो आप समझो, ऐसा सरल ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है तो पहले उसका सिंपल ग्राफ होना बहुत जरूरी है, जिसके प्रत्येक दो शीर्षों के मध्य केवल और केवल एक कोर विद्यमान हो। केवल और केवल एक का अर्थ होता है न एक से कम न एक से ज्यादा, एक कोर विद्यमान होना जरूरी है। एक से कम भी नहीं रह हो सकती, एक से ज्यादा कोर भी नहीं। तो ऐसे कंप्लीट ग्राफ को क्या, ऐसे सरल ग्राफ को क्या कहते हैं? कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। n शीर्षों वाले कंप्लीट ग्राफ को किससे लिखा जाता है? Kn से लिखा जाता है। और पूर्ण ग्राफ Kn में कोरों की संख्या कितनी होती है? n-1/2 होती है। और पूर्ण ग्राफ Kn को n-1 नियमित ग्राफ भी कहते हैं। सब चीजें आपको समझाते हैं डायग्राम के द्वारा। देखो, जैसे मैंने बना लिया, ये देखो शुरुआत से बना देते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या ये कंप्लीट ग्राफ है क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ ये कंप्लीट ग्राफ है। इसके प्रत्येक दो शीर्षों के बीच में क्या है? एक कोर है। चाहे v1 v2 को देखो, चाहे v2 v3 को देखो, चाहे v3 v1 को देखो, और एक कोर ही है। जैसे v1 v2 के बीच एक से ज्यादा कोर है क्या? नहीं है। अरे एक कोर है, एक से ज्यादा नहीं है, तो केवल और केवल एक कोर विद्यमान है। अरे सरल ग्राफ भी है क्योंकि इसमें समांतर कोर है और पास विद्यमान नहीं है। तो सर सरल ग्राफ भी है, इसके प्रत्येक दो शीर्षों के बीच में एक कोर है, तो ये क्या कहलाएगा? कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा। कितने शीर्षों वाला कंप्लीट ग्राफ है? 3 शीर्षों वाला कंप्लीट ग्राफ। तो इसको किससे लिखोगे? K3 से। ये भी आप देखोगे सर 2 शीर्षों वाला कंप्लीट ग्राफ है, क्योंकि इसके भी प्रत्येक शीर्षों के बीच में केवल और केवल एक कोर है, सरल ग्राफ है ये। ये क्या है? एक शीर्ष वाला कंप्लीट ग्राफ है। ये क्या है?
देखो ये कंप्लीट ग्राफ है क्या, आप बोलोगे सर हाँ ये भी है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट ग्राफ होने के लिए एक तो क्या होना जरूरी है, उसका सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ है क्योंकि इसमें समांतर कोरे और पास विद्यमान नहीं है। अरे इसके प्रत्येक दो शीर्षों के बीच में एक कोर है, चाहे V1 V2 को देख लो, चाहे V1 V3 को देखो, चाहे V1 V4 को, चाहे V2 V1 V2 V3 V2 V4। जैसे एक ले लिया अगर V3 ले लिया तो अब सब देखो, V3 से V1 देखो, V3 से V1 देखो, V3 से V4 देखो, V3 से V2, सबके बीच में कोरे हैं। और केवल एक कोर ही है। देखो आप कहीं भी आपको जैसे कोई भी दो शीर्ष देख लो आप, V2 V3 के बीच में भी एक कोर है, V3 V4 के बीच में भी क्या है, एक कोर है। यदि मैं इसको उठा दूं, मैं आपसे बोलूं कि सर ये क्या K4 है या नहीं है, तो आप मना कर दोगे सर ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है ये, क्योंकि इसके प्रत्येक दो शीर्षों के बीच में क्या है, एक कोर नहीं है आपके पास। V1 V3 के बीच में कहां है एक कोर, एक तो होनी चाहिए कोर प्रत्येक दो शीर्षों के बीच में, जो नहीं है तो ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। ये है चार शीर्षों वाला कंप्लीट ग्राफ, बीच में कोई शीर्ष नहीं है, ध्यान रखना। अब इसमें देखो जैसे मैंने बोला है कि Kn में कोरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलते हो n(-1/2), तो n की जगह 1 रखना। एक शीर्ष वाले कंप्लीट ग्राफ में कोरे कितनी आएंगी, n की जगह 1 रखोगे 0 आएगा। दो शीर्ष वाले कंप्लीट ग्राफ में कितनी कोरे आएंगी, 2, 2 - 1 बटावा 2, 2 - 1 1, 2 से 2 कैंसिल। तीन शीर्ष वाले कंप्लीट ग्राफ में कितनी कोरे आएंगी, 3, 3 - 1 2, 2 से 2 कट गया, 3 कोरे आएंगी। चार शीर्ष वाले कंप्लीट ग्राफ में कितनी कोरे आएंगी, तो 4 रखो n की जगह, 4, 4 - 1 और 2, 4 में से 1 उठाएंगे 3, 4 × 3, 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा। 6 कोरे तो यहाँ 1 2 3 4, 2 अंदर वाली है, 5 और 1 6। देखो मैंने बोला था कि जो Kn कंप्लीट ग्राफ होता है उसे n-1 नियमित ग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इसमें प्रत्येक दो शीर्षों के बीच में कोर रहती है। जैसे V1 है, अब 4 शीर्ष हैं, एक शीर्ष हमने V1 ले लिया, अब V1 से V2 के बीच में भी कोर मिलेगी, V1 से V3 के बीच में भी कोर मिलेगी, V1 से V4 के बीच में भी कोर मिलेगी। तो V1 से कितनी कोरे जाएंगी, 3 कोरे। जैसे कोई ग्राफ है और उस 10 शीर्षों वाले कंप्लीट ग्राफ की बात करें तो उसमें कोई भी शीर्ष लेंगे ना, तो उससे वो 9 शीर्ष बच गए ना, उनके बीच में आपको कोर मिलेगी। तो 10 शीर्षों वाला कंप्लीट ग्राफ है तो उसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी हो जाती है, 9। 4 शीर्षों वाला कंप्लीट ग्राफ है, उसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो 3 नियमित ग्राफ है। जैसे K3 है तो इसे 2 नियमित ग्राफ कहेंगे, K2 है इसे क्या कहेंगे, 1 नियमित ग्राफ, और K1 को क्या कहेंगे, 0 नियमित ग्राफ, क्योंकि इसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी है, 0 है। तो बातें समझ में आ गई होंगी आपके पास। इसी प्रकार आप K5 भी बना सकते हो, K5 बनाओ तो लो बना लीजिए K5। अब देखो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, और ये क्या आपके पास V5 है। देखो V1 से V2 भी आ गई, V1 से V4, V1 से V5 V4 सब जगह खींच दी। अब V2 से भी खींच दो, V3 भी आ गया, V2 से कहाँ आ गया, V4 सब जगह है। V3 से देखो ये एक और बच गई आपके पास। वैसे देख लिया करो कि K5 है तो प्रत्येक शीर्ष की कोटि आपको क्या मिलेगी, 4 4 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, ये 1 2 3 4 4, तो ये क्या बन गया, K5 बन गया। इसमें कोरों की संख्या कितनी है, तो 5 5 - 1 2, 10 आएगी आपके पास। कितनी कोरे मिलेंगी आपको, 10। एक बार वीडियो को रोक के उतार लो आप। देखो आगे कौन सा टॉपिक दे रखा आपके, कंप्लीट ग्राफ के आगे दे रखा है साइकिल दे रखा है, चक्कर दे रखा है। देखो चक्कर की परिभाषा पढ़ो आप भी। लिख देना सिंपल वही लैंग्वेज, तो आप ऐसा सरल ग्राफ, ऐसा सरल ग्राफ G बराबर VE, जिसमें n शीर्ष, और वो शीर्ष मैंने लिख दिए P1। देखो शीर्ष लिख रहे हो तो स्मॉल से लिखा करो, समुच्चय को लिखते हैं कैपिटल लेटर्स, है ना। स्मॉल P1 स्मॉल V2 स्मॉल V3 डॉट डॉट स्मॉल Vn। ऐसा सरल ग्राफ G बराबर VE जिसमें n शीर्ष तथा n कोरे विद्यमान हो।
एन कोरे, एन कोरे मैंने मान ली, एक तो ले ली V1 से V2, एक मैं लेके चल रहा हूं V2 से V, एक मैं लेके चल रहा हूं V3 से V4, एक Vn-1 से Vn, Vn-1 से कहा लेके चल रहे हो आप पे Vn, और एक कौन सी आ गई Vn से V1 बेटा। ता एन कोरे विद्यमान हो चक्कर कहलाता है बेटे। क्या होता है, ऐसा सरल ग्राफ G बराबर VE जिसमें n शीर्ष तथा n कोरे विद्यमान हो तो क्या कहलाता है, चक्कर। चक्कर में देखो एक ध्यान रखना, n कोरे भी ऐसे नहीं कि जैसे 3 शीर्ष है 3 कोरे कैसे भी आ गई, काम नहीं चलेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, वो चक्कर बनना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात करूं, अब इसका एग्जाम्पल देके मैं एक साथ ही समझा दूंगा, पहले इसमें नोट लगा के 2-3 पॉइंट लिखो। n शीर्षों वाले, n शीर्षों वाले चक्कर को, n शीर्षों वाले चक्कर को Cn से लिखा जाता है, n शीर्षों वाले चक्कर को Cn से लिखा। ओके, तो जैसे हम यही बना लेते हैं, जैसे आपके पास ये आ गया देखो, P1, P2, P3, P4, और एक बात का और ध्यान रखना, हमेशा ये ब्रैकेट में n के आगे लिख देना। चक्कर बनने तभी बनेगा चक्कर जब आपके पास शीर्षों की संख्या कम से कम कितनी हो आपके पास, देखो 3 तो हो ही बेटा, क्योंकि फिर यदि आप शीर्षों की संख्या कितनी लेते हो, आप 2 लेते हो, 2 लेते हैं तो फिर वो सरल ग्राफ नहीं होता। कौन सा ग्राफ नहीं होता, सरल ग्राफ नहीं होता। तो कम से कम शीर्षों की संख्या कितना होना जरूरी है चक्कर में, 3 होना जरूरी है, ध्यान रखना। n शीर्षों वाले चक्कर को Cn से लिखा जाता है, तो ये 5 शीर्षों वाला चक्कर है, इसको किससे लिखोगे आप, C5 से लिखोगे। देखो तो 5 शीर्ष भी है, 5 ही कोरे हैं बेटा, तो ये क्या है, एक चक्कर है और सिस्टमेटिक है ये। वरना तो देखो आप ये ले लीजिए, आप जैसे 1 2 3, 1 2 3 4 5, 4 ही लेके चल रहे हो, 5, और ये देखो 1, ये मैंने इधर लिख दिया, जैसे ये ग्राफ है, इसमें कितने शीर्ष हैं, आप बोलोगे सर इसमें 5 शीर्ष हैं, 1 2 3 4 और 5, और 5 ही क्या है, कोरे हैं। क्या ये चक्कर है क्या, नहीं। ऐसे नहीं कि 5 शीर्ष है और 5 कोरे हैं तो वो चक्कर हो जाएगा, नहीं, वो सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, वो घूम के वो क्या बनानी चाहिए, वो साइकिल भी बनानी चाहिए, एक चक्कर बेटा ना। n शीर्षों वाले चक्कर को किससे लिखा जाता है, Cn से लिखा जाता है। तो ये बातें आप समझ गए होंगे। और एक चीज नोट करना सभी प्यारे विद्यार्थी, इनके प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाना, इनके प्रॉपर क्या बनाना, नोट्स वगैरह बनाते रहना ना, जो आपको लिखाया जा रहा है ये एक बार उतार लीजिए। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सरल ग्राफ जिसमें n शीर्ष और n कोरे हो, ध्यान रखना है n कोरे हो तो एक सिस्टम वो चक्कर बना रही हो, n कोरे है ना, तो उसे क्या कहते हैं, चक्कर कहते हैं। n शीर्षों वाले चक्कर को किससे लिखा जाता है, Cn से। और आप बात समझ गए, एक चक्कर नहीं है बेटा, ये चक्कर है जैसे, है ना। और चक्कर बनाने के लिए कम से कम कितने शीर्ष आपको जरूरी हैं, 3 शीर्ष आपको जरूरी है बेटा। कई विद्यार्थी बोलेंगे सर 2 शीर्ष से भी चक्कर बन जाएगा ना, बेटा 2 से बन तो जाएगा लेकिन वो सरल ग्राफ नहीं होगा, फिर क्या नहीं होगा, सरल ग्राफ नहीं होगा। और एक चीज और नोट कर लेना आप पे, चक्कर जो Cn होता है ना, वो सदैव क्या होता है, एक 2 नियमित ग्राफ होता है बेटा। चक्कर Cn है वो सदैव क्या होता है, एक लिख देना चाहिए, एक 2 नियमित ग्राफ होता है बेटा, पता है सभी को।
क्योंकि चक्कर में हमेशा आपको प्रत्येक शीर्ष की कोटि क्या मिलेगी, 2 ही मिलेगी, ध्यान रखना। चाहे C4 बना लीजिए आप, C4 कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ये क्या बन गया C4। चाहे आप C3 बना लीजिए, C3 ये बन गया। चाहे C6 बना लीजिए आप, कैसे बनेगा, बेंजीन आप बनाते हो ना वैसे। हमेशा देखो वो क्या होगा, एक 2 नियमित ग्राफ होगा आपके पास। आगे देखो, परिभाषाओं का ध्यान रखना। आपके जो 2 पार्ट में पेपर आएगा, जिसका जल्दी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे, तो वहां ये डेफिनेशन वगैरह ही पूछेगा। और पार्ट बी में आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वहां आपको थ्योरम्स वगैरह पूछेगा। तो अभी क्या अपने थ्योरम्स, एक तो थ्योरम्स आ गई और अभी आगे थ्योरम्स आएंगी। तो जैसे अपने आएंगे, अपन पूरा एक एक बात को करवा रहे हैं चैप्टर में, छोटी सी बात को भी नहीं छोड़ेंगे। तो कंप्लीट अपन कोर्स को करवा रहे हैं। तो थ्योरम्स हो, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे क्वेश्चन हो, सभी बातें आपको पढ़ाई जाएंगी। ये मत सोच लेना कि सर ये क्या पढ़ेंगे, बेटा क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। सेमेस्टर फर्स्ट में आपकी क्या है, थ्योरी है कंप्लीट, ढंग से पढ़ना है। एक बात मैं गारंटी के साथ कह दूं, आप ऐसे ही चले जाओगे, देखो 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, लेकिन आप ऐसे ही चले जाओगे कि बिना पढ़े हुए। ढंग से पढ़ा हुआ रहेगा तभी आपके क्लासरूम में याद रहेगा। एग्जाम में क्या है, भूलने वाली बीमारी रहती है सभी के, वहां यदि ढंग से पढ़ा हुआ नहीं है तो आपके उल्टा सीधा हो जाएगा ये सब कुछ, परिभाषाएं वगैरह, और समस्या हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, छोटे मोटे लालच की तरफ नहीं देखना आपको, 1000-500 रुपये की तरफ। आपको कोर्स परचेज करके क्या करनी है, स्टडी करनी है, और जल्दी से जल्दी परचेज करना है, क्योंकि अब एग्जाम ज्यादा लेट नहीं है, ध्यान रखना। अरे 1000 रुपये तो क्या पता हम कहाँ खर्च कर देते हैं, आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। आपको अपने जो कैरियर है आपका, जो आप वर्तमान टाइम में जो कर रहे हो, जिससे आप आगे एक रास्ता बना रहे हो, उस पर आप इतना सा तो आप खर्च कर सकते हो। वरना आपको पता आजकल तो एक पेपर बैग भी रह जाता है, तो उसका भी 2-3 हज़ार रुपये चार्ज लगता है। तो आपको लेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आपको क्या करनी है, स्टडी को प्रारंभ करना है। देखो हम बात करें चक्कर की, हमने परिभाषा पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं व्हील के बारे में। किसके बारे में, व्हील, ध्रुवीय चक्कर के बारे में। क्या होता है ध्रुवीय चक्कर, वो देखो आप लिख देना। यदि चक्कर Cn, यदि चक्कर Cn के मध्य एक अतिरिक्त शीर्ष लेकर, यदि चक्कर Cn के मध्य एक अतिरिक्त शीर्ष लेकर सभी शीर्षों को, चक्कर Cn के मध्य एक अतिरिक्त शीर्ष लेकर चक्कर Cn के सभी शीर्षों को इस शीर्ष से कोरों के द्वारा मिला दिया जाए। कोरों के द्वारा मिला दिया जाए तो ध्रुवीय चक्कर प्राप्त होता। लिख देना, देखो नोट लगा देना, 1-2 पॉइंट आप लिख देना। चक्कर Cn से, चक्कर Cn से बनने वाले चक्कर Cn से बनने वाले ध्रुवीय चक्कर को Wn से लिखा जाता है। देखो ध्रुवीय चक्कर को किससे लिखा जाता है, Wn से। व्हील नाम से लग रहा है, चक्कर को किससे लिखते हैं, Cn से। कंप्लीट ग्राफ को किससे लिखते हैं, Kn से। नियमित ग्राफ को कितने कोटि, प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी है, यदि प्रत्येक शीर्ष की कोटि 3-3 है तो वो 3 नियमित ग्राफ हो जाएगा आपके पास। चक्कर Cn से बनने वाले ध्रुवीय चक्कर को Wn से लिखा जाता है। अभी समझा देंगे आपको।
ध्रुवीय चक्कर WN में ध्रुवीय चक्कर WN में N+1 शीर्ष तथा 2N कोरे होती हैं, तथा 2N कोरे होती हैं। ध्रुवीय चक्कर WN में क्या होता है, N+1 शीर्ष और 2N क्या होती हैं आपके पास, कोरे होती हैं। जैसे हम सिंपल भाषा में हम बात करें, ये देखो आप पे, ये क्या है, आप बोलोगे सर ये तो C4 है, ये क्या है, C4 है, ये P1 P2 P3 P4, ये C4 आपके पास। अब यदि इसके बीच में मैं एक शीर्ष और ले लूं और सभी शीर्ष, अन्य सभी शीर्ष जो C4 के सभी शीर्ष हैं, इनको मैं इस अतिरिक्त शीर्ष से मिला दूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, ध्रुवीय चक्कर। और C4 चक्कर से बनने वाले ध्रुवीय चक्कर को क्या कहते हैं, W4। याद रखना, बीच कोई, जैसे आपके पास ये है, ये C5 चक्कर आपके पास, अब इसके बीच में एक शीर्ष ले लूं और सभी शीर्षों को इससे मैं जोड़ दूं, तो क्या बनता है, ध्रुवीय चक्कर बनता है W5। थोड़ा इधर मिला देना, ध्रुवीय चक्कर कौन सा मिलता है, W5 मिलेगा आपको। जैसे W4, WN में क्या होता है, N+1 शीर्ष होते हैं। जैसे W4 में कितने शीर्ष आएंगे, C4 से बनने वाले चक्कर को, CN से बनने वाले ध्रुवीय चक्कर को क्या लिखा जाता है, ध्यान रखना, WN। तो C4 से बनने वाले ध्रुवीय चक्कर को क्या लिखेंगे, W4। W4 में शीर्ष कितने होंगे, 4+1, 5 होंगे, 4 तो ये एक अतिरिक्त वाला। और W4 में कोरे कितनी होंगी, WN में क्या होती है, 2N, तो W4 में होंगी 2 × 4, कितनी कोरे होंगी, 8। 8 कोरे हैं बेटा, 1 2 3 4। और ये शीर्ष है, अतिरिक्त शीर्ष, तो ये भी एक कोर है, 5 6 7 और 8। ऐसे W5 में शीर्ष कितने मिलेंगे आपको, 6 शीर्ष मिलेंगे। और कोरे कितने मिलेंगी, 2 × 5 10। WN में कोरे कितनी मिलती है, 2N मिलती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी सी एक परिभाषा याद रखनी है, तो आप इस परिभाषा को पढ़ना। और आगे वाली क्लास में इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, जैसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, यहाँ से जो पढ़ाया ना, यहाँ से डेफिनेशन वगैरह मिलेगी आपको, 5-6 नंबर का मैटर कन्फर्म मिलेगा। वहां 3 नंबर का मैटर, 1-1 नंबर की 3 परिभाषाएं दे दी, छोटी वाली परिभाषाएं, कोई बड़ी परिभाषा देता है तो 1.5-1.5 नंबर की 2 परिभाषाएं दे देगा। और ये चीजें देखो, आगे आप थ्योरम वगैरह सॉल्व करोगे तो वहां ये बातें आपके काम आएंगी। बात को समझ रहे हो। आगे हम बात करेंगे द्विखंडी ग्राफ की, जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। द्विखंडी ग्राफ क्या होता है, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ क्या होता है, वो कि क्या होता है, ट्रेल क्या होता है, पथ क्या होता है, परिपथ क्या होता है, आयलर परिपथ क्या होता है, आयलर ग्राफ क्या होता है, हैमिल्टोनियन पथ क्या होता है, हैमिल्टोनियन चक्कर क्या होता है, वो चलती रहेगी। वेटेड ग्राफ क्या होता है, भारित ग्राफ वगैरह ना, तो आगे हम स्टडी करेंगे इन चीजों की। तो आप आराम से आज जो पढ़ाया है इसकी अच्छे तरीके से आप क्या कीजिए, स्टडी कीजिए। और आपको BSc सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ, और पेपर तो एक ही आपको प्रॉपर क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, ऊपर लिखना है यूनिट नंबर 2। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों का। ओके।